अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू HTML क्लास। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आपने HTML कोर्स को अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश की होगी और इसमें इस्तेमाल होने वाले जितने भी टैग्स थे उनके साथ अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर आपने अभी तक इन लेक्चर्स को नहीं सुना या टैग्स के साथ अपनी प्रैक्टिस को मुकम्मल नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद पिछले लेक्चर्स के लिंक अवेलेबल हैं, आप उनको एक दफ़ा ज़रूर सुनिएगा। आज हम अपनी आखिरी क्लास के साथ यहाँ मौजूद हैं जिसमें हम डिस्कशन करेंगे फॉर्म टैग के ऊपर, जो कि सबसे अहम और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टैग समझा जाता है। ये बेसिकली पहला स्टेप है जिसकी वजह से आप अपने वेब पेज को या वेबसाइट को डायनामिक बना सकते हैं। जनरली जब आप एक फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं ताकि यूज़र इसमें आपको डेटा मुहैया करे या डेटा इनपुट की फॉर्म में आपको दे, तो ये सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है कि इसमें हम फॉर्म टैग इस्तेमाल करें। जिस वेब पेज में फॉर्म टैग इस्तेमाल नहीं होगा उसमें इनपुट हासिल करने की ऑप्शन या अवेलेबिलिटी नहीं होगी। कुछ बातें इस टैग को डिस्कस करने से पहले ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। उनमें पहली बात यह है, इट इज़ रिक्वायर्ड when you want to collect some data from the site visitors। बेसिकली यहाँ पे मैंने जो बात की है इसको समझना बहुत ही आसान है। जैसे कोई शख्स आपकी वेबसाइट या वेब पेज पे आया और आप इससे कुछ डेटा हासिल करना चाह रहे हैं, जैसे उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसकी एज, वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें बेसिकली हम किसी न किसी कंट्रोल ऑब्जेक्ट की मदद से हासिल करते हैं और इन कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें फॉर्म की ज़रूरत पेश आएगी। आपके वेब पेज में जो कंट्रोल आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं इनमें टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस या इस तरह के मुख्तलिफ टूल्स या कंट्रोल्स इस्तेमाल हो सकते हैं। इन सब को हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात जो इसमें आपने ज़हन नशीन रखनी है, आफ्टर post it to a back-end application such as CGI, ASP.NET, or PHP script, etc. जब आप अपना फॉर्म डिज़ाइन कर चुके फिर आपने यूज़र से इसे फिल भी करवाना है। अब समझें कि यूज़र ने इस फॉर्म को फिल करने के बाद इसको सबमिट कर दिया। जब वो सबमिट का बटन दबाता है तो डेटा जो उसने फिल किया होता है वो किसी न किसी सर्वर में जाके स्टोर हो जाता है। यही टास्क बेसिकली आपके वेब पेज को डायनामिक वेब पेज बनाता है। कुछ एट्रीब्यूट जो आप फॉर्म टैग के साथ इस्तेमाल करते हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इनमें एक्शन, मेथड और टारगेट, ये सबसे अहम एट्रीब्यूट्स हैं जो फॉर्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्शन एट्रीब्यूट असल में कंफर्मेशन पेज तक रसाई को मुमकिन बनाता है। जैसे यूज़र ने सबमिट का बटन दबाया तो इसे थैंक्स का या सबमिशन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, तो ये बेसिकली एक्शन एट्रीब्यूट की वजह से ही मुमकिन होता है। अब हम बात करते हैं मेथड एट्रीब्यूट की। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, एक गेट रिक्वेस्ट की और एक पोस्ट रिक्वेस्ट की। ये बेसिकली दोनों ऑपरेशंस हैं जो हम मेथड एट्रीब्यूट के ज़रिए से इस्तेमाल करते हैं। गेट रिक्वेस्ट बेसिकली जब आप किसी भी वेब पेज को पहली बार एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो गेट रिक्वेस्ट के ज़रिए से हम वेब पेज को अपने ब्राउज़र के ऊपर लोड करते हैं। जबकि अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट की बात करें तो जब फॉर्म फिल कर लिया जाता है और उसको सबमिट करना होता है तो वहाँ पे हम पोस्ट मेथड को अप्लाई करते हैं। दोनों को समझने के लिए सिंपली मानी से इसको आप समझ सकते हैं। गेट बेसिकली हासिल करने को कहा जाता है। सो डेटा अगर हासिल करना होगा अपने ब्राउज़र के ऊपर तो वहाँ पे हम गेट का मेथड यूज़ करेंगे, और अगर आपने डेटा को पोस्ट करना होगा, सेंड करना होगा, भेजना होगा, तो उस मकसद के लिए हम पोस्ट मेथड को इस्तेमाल करेंगे।
मैक्सिमम केसेस में हम पोस्ट मेथड ही को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे भी हमारी प्रैक्टिस वो पोस्ट टैग के साथ ही होगी, जिसके ज़रिए से हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हैं। टारगेट आमतौर पे ऐसा एट्रीब्यूट है कि जब भी हमने किसी बटन या स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को क्लिक करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है तो वहाँ पे हम टारगेट एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कंट्रोल्स के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं, इनकी डेफिनेशंस भी लिखी हुई है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स होता है जिसमें हमने यूज़र से इनपुट हासिल करनी होती है। इसकी जो विड्थ होती है वो डिफ़ाइन होती है, इसका साइज़ भी डिफ़ाइन होता है। आप चाहें तो प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके इसमें कमी या बेशी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पासवर्ड बॉक्स की। ये भी बेसिकली एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स होता है जिसमें हम यूज़र से इनपुट टेक्स्ट की फॉर्म में हासिल करते हैं, बट ये टेक्स्ट नज़र नहीं आता, इसकी जगह पे स्टेरिक या कुछ सिंबल्स वो नज़र आ रहे होते हैं, मोस्टली सर्कल्स या स्टेरिक्स नज़र आते हैं। अगर हम बात करें चेक बॉक्स की तो ये बेसिकली एक स्क्वायर बॉक्स होता है जिसमें ऑप्शंस को टिक करने की अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। हम मल्टीपल ऑप्शंस को इसके ज़रिए से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें बटन्स की तो बटन्स बेसिकली एक स्क्वायर बॉक्स होता है जिसको क्लिक किया जा सकता है। हम आमतौर पे मुख्तलिफ तरह के जो एक्शंस होते हैं वो इसके ज़रिए से परफॉर्म करते हैं और एक्शन एट्रीब्यूट जो फॉर्म का होता है उसका रिज़ल्ट भी बेसिकली बटन ही से मुमकिन होता है। इसके बाद रेडियो बटन्स की अगर हम बात करें तो ये सर्कल्स होते हैं जिनको हमने फिल्ड या अनफिल्ड प्रॉपर्टी के तहत या सिलेक्ट और अनसेलेक्ट प्रॉपर्टी के तहत हम इनको ऑपरेट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू की अगर हम बात करें तो इसमें एक लिस्ट होती है जिसमें मल्टीपल आइटम्स को हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट किया जा सकता है। रेडियो बटन में भी सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होती है, जबकि चेक बॉक्स में मल्टीपल आइटम्स को या मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करने की ऑप्शन मौजूद होती है। इसके अलावा भी बहुत से टैग्स और कंट्रोल्स मौजूद हैं। हम इन्हें फॉर्म बनाने और डाटा इकट्ठा करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ताकि हम देख सकें कि ये टैग कहाँ, कैसे और कब इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हमने लिखा HTML, फिर उसके बाद हमने लिखा हेड, फिर उसके बाद हमने टाइटल के अंदर टाइटल लिखा और टाइटल टैग को क्लोज करने के बाद हमने हेड टैग को क्लोज किया। अब हम बॉडी टैग को ओपन करते हैं और वहाँ पे हमने लिखा फॉर्म के बाद स्पेस देने के बाद यहाँ पे लिखा एक्शन। उसके बाद इक्वल के साइन के बाद हम एक स्पेसिफिक URL, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिख दिया है, आप भी इसी तरह एक URL यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ऑन रिक्वायरमेंट हम इसको इस्तेमाल करेंगे, फिल वक्त अभी के लिए हम इसको सिर्फ लिख लेते हैं, हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास, जैसे मैंने बताया था, नॉर्मली दो तरह के मेथड्स अवेलेबल होते हैं। एक को हम कहते हैं गेट, एक को हम कहते हैं पोस्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम अपना वेब पेज कहीं पे लोड कर रहे हैं तो वहाँ पे गेट की ज़रूरत पेश आएगी। नॉर्मली हम पोस्ट के ज़रिए से अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा पोस्ट। इसके बाद अब हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम, कॉलन लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स, डबल कोटेशन के अंदर हम लिख देते हैं टेक्स्ट। बेसिकली ये एक इनपुट मेथड है जिसमें हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हमने लिखा नेम इक्वल्स फर्स्ट नेम। हम इस टैग को क्लोज करते हैं। उसके बाद ब्रेक टैग को इस्तेमाल करने के बाद हमने लिखा लास्ट नेम कॉलन। इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट। हम बेसिकली दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाना चाह रहे हैं
और उन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, यूज़र से हासिल करेंगे। अब हम इस फॉर्म को सेव करने के बाद रन करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए हैं जिनमें हम यूज़र से वैल्यू हासिल कर सकते हैं। हम इन बने हुए टेक्स्ट बॉक्सेस में चेंजिंग कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखता हूँ, मैक्स लेंथ इक्वल्स 20। अब जब मैं इसमें डेटा फीड करूँगा तो इसमें सिर्फ 20 कैरेक्टर्स को स्टोर करने की ऑप्शन या अवेलेबिलिटी मौजूद होगी। आपने मुख्तलिफ वेब फॉर्म देखे होंगे जिसमें मुख्तलिफ जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, तो वो बेसिकली ऐसे लगाई जाती हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिख देता हूँ एंटर फर्स्ट नेम, अब इसको जब मैं सेव करता हूं तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट नेम का बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नेम। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली वो इरेज हो जाता है। ये प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि यहाँ पे आपने कौन सी चीज़ लिखनी होती है। अब हम इसी फॉर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। बॉडी सेक्शन के अंदर जब हम फॉर्म को ओपन करते हैं तो उसके बाद हम लिखते हैं यूज़र आईडी, उसके अंदर इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट और इसको नेम या आईडी हम दोनों ही असाइन कर सकते हैं। बेसिकली हम इसको एलिमेंट से जब कॉल करते हैं जावास्क्रिप्ट में, जब हम इसको कॉल करते हैं तो आईडी या नेम से कॉल किया जाता है। सो हम यहाँ पे नेम या आईडी इसका स्पेसिफाई कर देते हैं। अब उसके बाद हमने नेम इक्वल्स यूज़र आईडी लिख दिया। उसके बाद हमने नीचे लिखा ब्रेक टैग के बाद पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल्स पासवर्ड। जब हम यहाँ पे पासवर्ड रखेंगे तो इसके नतीजे में टेक्स्ट जो हम टाइप करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द फॉर्म ऑफ पासवर्ड। थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं। अगर हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स की लिमिट वो ज़्यादा करनी हो तो क्या हमारे पास ऐसी ऑप्शन या अवेलेबिलिटी मुमकिन है? तो जी हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया लिखने के बाद हम लिखते हैं रोज इक्वल्स जितने नंबर ऑफ रोज आप डिफाइन करना चाहते हैं, और कॉल्स इक्वल जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आप डिफाइन करना चाहते हैं। उसके बाद हम इसको एक नेम दे देते हैं और टेक्स्ट एरिया टैग को क्लोज करते हैं। इसका टाइटल हमने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। सो हम यहाँ पे मैक्सिमम जितना भी मैसेज लिखना चाहें लिख सकते हैं। जब हम ज़्यादा लाइंस को इस्तेमाल करते हैं रोज़ के एतबार से तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको नज़र आ रही है जो मूव कर रही है बिटवीन द टेक्स्ट।
हम अपनी प्रैक्टिस मज़ीद करते हैं चेक बॉक्सेस के साथ। तो हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स चेक बॉक्स, हम उसको एक नेम असाइन कर देते हैं, हम उसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। और इसका एक टाइटल रख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैथ। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स चेक बॉक्स, हम उसको नेम असाइन कर देते हैं कंप्यूटर साइंस, वैल्यू असाइन कर देते हैं और उसको एक टाइटल असाइन कर देते हैं। सो जब इस पेज को सेव करने के बाद हम यहाँ रन करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास चेक बॉक्सेस बने हुए हैं, हम इनको चेक कर सकते हैं। और मैंने बताया था शुरू में कि चेक बॉक्सेस तब यूज़ की जाती है प्रॉपर्टी जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस को हमने सेलेक्ट करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप किसी भी चेक बॉक्स को चेक करना चाहते हैं या पहले से ही चेक शो करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे चेक्ड। तो ऑटोमेटिकली जब आपका पेज लोड होगा, जिस चेक बॉक्स को आपने प्रॉपर्टी चेक्ड असाइन की होगी वो वहाँ पे टिक का साइन शो कर देगा। अब बात करते हैं हम रेडियो बटन्स के साथ। ये भी एक कंट्रोल है जो HTML के अंदर इंट्रिंसिक कंट्रोल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और नॉर्मली वेब पेजेस के अंदर जब हमने यूज़र से वैल्यू हासिल करनी होती है तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स रेडियो, नेम इक्वल्स सब्जेक्ट, वैल्यू हम कोई भी असाइन कर देते हैं और उसके बाद हम लिख देते हैं मैथ, ये उसका टाइटल है। हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स रेडियो, हम उसको नेम वही असाइन करेंगे जो पहले रेडियो बटन का है। अगर हम इनमें नाम चेंज कर देते हैं तो फिर हमारे पास रिजल्ट्स वो तब्दील हो जाएंगे। मैं अभी थोड़ी देर में करके दिखाता हूँ। उसके बाद हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी और हमने इसको एक टाइटल असाइन कर दिया। आप पेज को सेव करें और सेव करने के बाद जब आप इसको रन करते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी हम सिलेक्शन करते हैं तो सिर्फ एक वक्त में एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ जो नेम था उसको चेंज कर दें, लाइक अगर हम उसको सब्जेक्ट 1 कर देते हैं तो अब पेज को सेव करने के बाद जब रन किया तो हम मल्टीपल रेडियो बटन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमने जेंडर के मतलब पूछना होता है। सो एक वक्त में एक ही जेंडर हो सकता है, तो याद रखिएगा इस मकसद के लिए आपको जो नेम प्रॉपर्टी है वो दोनों या मल्टीपल जितने भी आप रेडियो बटन बनाना चाहते हैं वहाँ पे आपको ये एक ही रखनी होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट की। सो उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले फॉर्म के अंदर लिखते हैं सिलेक्ट नेम इक्वल्स, हम इसका नाम रख लेते हैं ड्रॉप डाउन। इसके बाद हमने यूज़ करना है टैग ऑप्शन। उसके अंदर हमने लिखा वैल्यू इक्वल्स, हम एक वैल्यू इसको असाइन कर देते हैं लाइक मैथ। अब इसके बाद हम लिख देते हैं सिलेक्टेड। सिलेक्टेड इसको क्यों लिखा ये आगे चल के मैं बताता हूँ। इसके बाद हमने टाइटल दे दिया लाइक मैथ और इसके बाद हमने ऑप्शन टैग क्लोज कर दिया। अब उसके बाद हमने फिर दोबारा लिखा ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स कंप्यूटर साइंस। इसके बाद कंप्यूटर साइंस टाइटल में लिखने के बाद मैंने इस टैग को भी क्लोज कर दिया। सिलेक्ट टैग को क्लोज करते हैं और पेज को सेव करके रन करके देखते हैं। तो जब हमने पेज को रन किया तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आ रही है ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसमें बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड प्रॉपर्टी है वो मैथ है, क्योंकि हमने इस प्रॉपर्टी में सिलेक्टेड कीवर्ड यूज किया था। अब हम बात करते हैं बटन्स के ऊपर। हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स सबमिट, नेम इक्वल्स सबमिट। हमारे पास मल्टीपल बटन्स
यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, जिनमें सबमिट, रीसेट, इसके अलावा नॉर्मली अगर हम बटन बनाना चाहें तो बटन, और उसके अलावा अगर हम किसी इमेज को बटन के तौर पे ट्रीट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन और अवेलेबिलिटी हमारे पास मौजूद होती है। सो हमने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, नेम इक्वल सबमिट, वैल्यू इक्वल सबमिट। बटन को, टैग को हम क्लोज करते हैं। उसके बाद ब्रेक टैग को यूज़ करने के बाद मैं सारे बटन्स जो हैं उनको बेतरतीब यहाँ पे इकट्ठा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए। हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स रीसेट, नेम इक्वल्स रीसेट, वैल्यू इक्वल्स रीसेट। अब इसके बाद सिंपली थर्ड बटन की तरफ हम चलते हैं। मैंने ब्रेक टैग यूज़ किया, उसके बाद मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स बटन, नेम इक्वल ओके, वैल्यू इक्वल्स ओके। और आखिरी जो बटन मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स इमेज, नेम इक्वल्स इमेज बटन, और सोर्स मैंने कोई भी जो मेरे पास यहाँ पे इमेज पड़ी हुई है उसका मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया। अब इसके बाद मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करने के बाद आप देख रहे हैं कि जब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और जो ऊपर हमने एक्शन के अंदर URL दिया होगा हम इस URL में रीडायरेक्ट कर जाएंगे। मैंने बताया था कि एक्शन बेसिकली हमें पेज को रीडायरेक्ट करने की ऑप्शन या अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम रीसेट करते हैं, यहाँ पे कुछ लिखने के बाद रीसेट का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे लिखा होगा वो रीसेट हो जाएगा। इसी तरह ओके का बटन, और इसी तरह हम जो इमेज है उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा अगर हमें रिक्वायर्ड है, या जो प्रॉपर्टी उसमें हम स्टोर करेंगे उसके मुताबिक यहाँ पे एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। अब हम फॉर्म टैग की आखिरी जो टैग है उसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा बहुत से टैग हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास नॉर्मली ये सबसे ज़्यादा टैग इस्तेमाल होते हैं तो हमने इनके ऊपर बात की है। हम लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स फाइल। अगर हमने कोई फाइल अपलोड करनी हो तो उस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स फाइल, नेम इक्वल फाइल अपलोड, एक्सेप्ट इक्वल्स इमेज / स्टैटिक। अब इस टैग को मैं क्लोज करता हूँ। हमने इमेज यहाँ पे क्यों लिखा, मैं इसको आगे चल के बताता हूँ। फाइल को, प्रोग्राम को सेव करें और इसको रन करें। तो जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे इमेज को चूज करने की ऑप्शन मौजूद है। लेकिन अगर आप देखें, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स नजर आया। उस डायलॉग बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इमेजेस को रखने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद है। सो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो JPG हो सकती है, वो GIF हो सकती है फाइल, वो आपके पास PNG हो सकती है। कोई भी फाइल जो इमेज है उसको सिलेक्ट करने की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आप इसके ज़रिए से एक बेहतरीन वेब पेज बनाने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर आप यूज़र से वैल्यू हासिल करेंगे और उसको स्टोर करने की भी ऑप्शन आप इसमें मुहैया करेंगे। जी तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस लेक्चर के आखिरी टैग, मार्की टैग के साथ। ये आमतौर पे बाकी टैग की निस्बत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझा जाता है क्योंकि इसमें टेक्स्ट या इमेज को स्क्रॉल करने की ऑप्शन मौजूद होती है। जो भी टेक्स्ट या इमेज आप मार्की टैग में लिखेंगे वो आपको मूव करता हुआ या स्क्रॉल करता हुआ नजर आएगा। अब हम देखते हैं कि ये अपना काम किस तरह सरअंजाम देता है। हम लिखते हैं बॉडी में मार्की, उसके बाद जो टेक्स्ट आप मूव करना चाहते हैं वो लिखा, और उसके बाद आपने मार्की टैग को क्लोज कर दिया। अब आप पेज को सेव करें, और सेव करने के बाद जब आप इसको रन करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल हो रहा है। इसके बाद अगर हम लिखें मार्की डायरेक्शन इक्वल राइट, हम इसकी डायरेक्शन को मूव कर सकते हैं। हम राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट।
अपवर्ड से डाउनवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ इसको लेके जा सकते हैं। अब उसके बाद हम इसको सेव करते हैं, रन करके दोबारा देखते हैं। तो आपने देखा जब मैंने इसको राइट लिखा तो अब ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू हो चुका है। इसके बाद हम इसकी हाइट को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी हाइट यहाँ पे लिखता हूँ 40%, तो अब ये वेब पेज में 40% तक मूव कर सकेगा। इसके बाद इसके अंदर कुछ बिहेवियर्स होते हैं जिनमें 3 बिहेवियर कॉमनली कंसीडर होते हैं, जिनमें स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट है। हम इनके ऊपर बात करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर होता है वो स्क्रॉल होता है, जिसमें अनलिमिटेड टाइम टेक्स्ट मूव करता रहता है और ये रुकता नहीं है और ये चलता ही रहता है। लेकिन अगर हम स्लाइड की बात करें तो टेक्स्ट चलता है और चलने के बाद एक स्पेसिफिक एरिया में पहुंच के टेक्स्ट रुक जाता है। और अगर हम अल्टरनेट की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर ही टेक्स्ट एक कंटेनर के अंदर बंद हो जाता है और वहीं पे ये बार बार मूव करना शुरू हो जाता है। हम इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए और हम इसको बेहतर अंदाज में समझ सकें। जी तो दोस्तों, हमने कोशिश की कि बेहतर तौर पे HTML कोर्स को ना सिर्फ सीख सकें बल्कि अपने दोस्तों तक भी पहुंचा सकें और इसके ज़रिए से अपने वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकें। याद रखिएगा, सिर्फ HTML का बेसिक कोर्स पढ़ के आप अपने वेब पेजेस को बना तो सकते हैं, मगर इसमें मुश्किल ये है कि आप अपनी मुकम्मल वेबसाइट जिसमें मल्टीपल वेब पेजेस मौजूद होंगे नहीं बना सकेंगे। इसके लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी। जल्द ही वेबसाइट डेवलपमेंट के अगले कोर्स के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर HTML में कोई भी चीज़ आपको सीखने को दुश्वारी हुई हो तो आप बआसानी कमेंट सेक्शन में या ईमेल के ज़रिए से मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।